हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 69 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस प्रोविज़न को हम हमेशा की तरह बहुत आसान भाषा में और डिटेल में कवर करेंगे। तो बाय द टाइम आप ये लेक्चर ख़त्म करोगे आपको सेक्शन 69 पे कंप्लीट कमांड होगी, राइट। तो हम ये लेक्चर शुरू करेंगे, पर उससे पहले हमारा डेली का रूटीन, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा इनिशिएटिव है इसको आपको हर एक लॉ स्टूडेंट तक कंट्री में पहुँचाना है। हर किसी के पास इस चैनल का एक्सेस होना चाहिए ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हो सकता है लॉ का उसको एक्सेस कर सके। और रिसोर्सेज, राइट, या उसकी कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से वो कोई कोचिंग अटेंड नहीं कर सकता, कहीं दूसरे शहरों में नहीं जा सकता है, वो चीज़ें उसकी जो सक्सेस है उसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए। और वो लोग जो बड़े शहरों में हैं, जो कोचिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रोविजंस हैं इतने डिटेल में जनरली पढ़ाए नहीं जाते हैं कोचिंग्स में। और फीस अच्छी होती है, नाम बड़ा होता है, पर कंटेंट की जो डिलीवरी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती ज़्यादातर कोचिंग्स में, राइट। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। जो लोग कॉलेज में हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हैं, उसके अलावा जो लोग लॉ को समझना चाहते हैं, लॉ से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होंगे। पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए हैं जो लोग जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो हमारा पूरा पढ़ाने का तरीका है, वो डिज़ाइंड ही जुडिशियल सर्विसेज के लिए है, और फिर वो किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस हो, राइट। तो बस मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। और जिस क्लासरूम को में आपका एक्सेस मिला है, आपको जिस क्लासरूम का एक्सेस मिला है, वो उन सब लोगों तक पहुँचे, राइट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 69 से सेक्शन 69 पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था फोरक्लोजर एंड सेल, राइट। दो चीजें पढ़ी थी हमने कि जो मॉर्टगेजी है उसके पास क्या राइट होता है। मॉर्टगेजर का जो राइट होता है वो होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन, और मॉर्टगेजी का राइट होता है राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट। और उसके अलावा सेल, अभी हम इससे कंसर्न है कि जो मॉर्टगेजी का सेल का राइट होता है, तो ये जो सेल है क्या मॉर्टगेजी खुद से कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लीजिए ए जो है वो मॉर्टगेजर है, बी मॉर्टगेजी है, राइट। ए बी को जो मॉर्टगेज मनी है वो पे नहीं कर पाता है, तो उस केस में मॉर्टगेजी के पास क्या राइट होगा? राइट ऑफ फोरक्लोजर और राइट ऑफ सेल, ठीक है। तो अब इस केस में मॉर्टगेजी के पास राइट ऑफ सेल तो है एज पर सेक्शन 67, पर क्या मॉर्टगेजी जो बी है डायरेक्टली उठा के इसकी प्रॉपर्टी बेच सकता है? मान लो ये घर इसने इसको मॉर्टगेज किया था, कि डायरेक्टली उठा के बेच सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि अगर हम सेक्शन 67 पढ़ेंगे तो वहां पे जो टर्म यूज हुआ है, जो फ्रेज यूज हुआ है, वो हुआ है लास्ट, अगर हम उसकी लाइन देखें, अ डिक्री दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉर्टगेजी है इसको क्या करना पड़ेगा? सेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में, राइट। कहां अप्लाई करना पड़ेगा? कोर्ट में। और कोर्ट जो है वो ये डिक्री पास करेगी कि इस पर्टिकुलर केस में सेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। तो एक चीज, एक रूल तो बिल्कुल क्लियर है कि जो सेल है वो सेल मॉर्टगेजी डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो सेल कोर्ट के थ्रू करवानी होगी, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम सबको, मुझे उम्मीद है कि पता है। पर अब हम अगर सेक्शन 69 पे आते हैं तो सेक्शन 69 इस रूल का एक्सेप्शन है एक तरीके से, राइट। सेक्शन 69 बेसिकली क्या बोलता है? सेक्शन 69 बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है, राइट, दैट कैन डायरेक्टली बी सोल्ड। प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली बेची जा सकती है। डायरेक्टली कौन बेच सकता है? जो मॉर्टगेजी है वो डायरेक्टली सेल कर सकता है, मतलब विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो अब जब आपके मेंस में ये क्वेश्चन आएगा या प्री में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन ही इस तरीके से आएगा कि जो
सेल है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की, वो मॉर्टगेजी डायरेक्टली कब कर सकता है, राइट? उसका प्रोविजन क्या है, राइट? तो आप जो अगर मेंस आएगा तो आप उसको सेक्शन 69 में एक्सप्लेन करोगे कि डायरेक्टली जब डायरेक्टली सेल अगर करना है मॉर्टगेजी को तो वो अंडर सेक्शन 69 कर सकता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट? अब जब हमने बैकग्राउंड समझ लिया सेक्शन 69 का, तो हम देखते हैं कि सेक्शन 69 एक्चुअल में कहता क्या है। आई होप आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा और आप सेक्शन 69 मेरे साथ पढ़ोगे। तो देखिए सेक्शन 69 का जो क्लॉज 1 है वो क्या बोलता है, अ मॉर्टगेजी और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, ठीक है? तो ये केवल मॉर्टगेजी नहीं, मॉर्टगेजी का एजेंट भी इस चीज को एक्सरसाइज कर सकता है, इस राइट को, राइट? तो कौन? मॉर्टगेजी और एजेंट, कोई भी जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा हो, मॉर्टगेजी और एजेंट एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ subject to the provisions of this section have power to sell or concur in selling the mortgage property or any part thereof in default of the payment of the mortgage money without intervention of the court, right? ये लिखा हुआ है कि जो मॉर्टगेजी है या उसका जो एजेंट है वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है किसको, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को, राइट? इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ठीक है? इन द फॉलोइंग केसेस एंड इन नो अदर्स, राइट? किस केसेस में? बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग केसेस एंड नो अदर्स, मतलब जो प्रोविजंस यहां पे दिए हैं केवल उन्हीं केसेस में वो ऐसा कर सकता है, उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं कर सकता, वो राइट उसमें उसके पास कभी नहीं होगा, राइट? किसी और केस में डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, जैसा कि जनरल रूल है, हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्ट सेल की बात है, डायरेक्ट सेल मॉर्टगेजी कभी नहीं कर सकता, केवल कोर्ट के थ्रू कर सकता है। और कहां पे, किन सर्कमस्टांसेस में डायरेक्टली सेल कर सकता है? जो सेक्शन 69 में दी गई है, राइट? तो हम देखते हैं क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो इसका जो अगर हम सब सेक्शन ए देखें तो इट सेज वेयर द मॉर्टगेज इज एन इंग्लिश मॉर्टगेज एंड नीदर द मॉर्टगेजर नॉर द मॉर्टगेजी इज अ हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट और अ मेंबर ऑफ एनी अदर रेस, कास्ट, सेक्ट और ट्राइब नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो मतलब किस केस में, अगर मॉर्टगेज किस तरह का है, अगर मॉर्टगेज इंग्लिश मॉर्टगेज है, ठीक है, इंग्लिश मॉर्टगेज है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि इंग्लिश मॉर्टगेज के केस में डायरेक्ट सेल हो सकती है, उसके अलावा किसी और केस में नहीं हो सकती, ठीक है? तो पहली चीज तो हम ये समझ गए कि इंग्लिश मॉर्टगेज होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए? जो पार्टीज हैं वो ना हिंदू होनी चाहिए, ना मोहम्मदन होनी चाहिए, ना बुद्धिस्ट होनी चाहिए, राइट? पार्टीज क्या होनी चाहिए? तो किस पे अप्लाई होगा ये सेक्शन? ना हिंदू, ना मोहम्मदन, ना बुद्धिस्ट, तो बचा कौन? ज्यूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, राइट? तो बेसिकली ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन 69 है, ये डिजाइन ही किया गया था क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, राइट? तो उन पे तो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये किस पे अप्लाई हो रहा है? क्रिश्चियन पे अप्लाई हो रहा है, पारसीज पे और ज्यूज पे, जो कि नंबर की के लिहाज से काफी कम है, ठीक है? तो ये जो प्रोविजन डिजाइन किया गया था ये बेसिकली यूरोपियंस वगैरह के लिए इनिशियली डिजाइन किया गया था, जो नेटिव्स थे, जो इंडियंस थे, उनके लिए प्रोविजन डिजाइन नहीं किया गया। तो किस पे अप्लाई होगा? इंग्लिश मॉर्टगेज के केस में, और केवल अगर इन कम्युनिटी के कोई लोग हैं तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो और फिर हम देखते हैं इसमें और क्या कंडीशंस हैं। बी, where a power of sale without the intervention of the court is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage deed and the mortgagee is the government, right? तो पहली एक जो ए है उसमें क्या, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन कौन सी हो सकती है? जहां पे जो अग्रीमेंट है, जो मॉर्टगेज डीड है, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के बीच में जो डॉक्यूमेंट बनता है वो क्या होता है? मॉर्टगेज डीड होता है। तो अगर मॉर्टगेज डीड ने, ये मॉर्टगेज डीड में ये मेंशन्ड है कि जो मॉर्टगेजी है उसके पास पावर होगी प्रॉपर्टी को बेचने की,
विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, राइट। तो मान लीजिए ए और बी हैं, ठीक है, और जो मॉर्टगेजी है इस केस में वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है, दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी दो लोग, आप में से कोई दो लोग, अगर आप ये अग्रीमेंट करते हो, आप मॉर्टगेज डीड बनाते हो दो लोग, कि उसमें ये लिख देते हो कि जो मॉर्टगेजी है उसके पास होगा पावर टू सेल द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, दैट इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड इज, अगर मॉर्टगेजी जो है वो गवर्नमेंट है तो ये पावर उसके ऊपर कन्फर की जा सकती है बाई मॉर्टगेज डीड, राइट। तो क्या हो, बाई मॉर्टगेज डीड, ठीक है। और मॉर्टगेज डीड में क्या लिखा हो कि पावर टू सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, राइट। और मॉर्टगेजी कौन हो, गवर्नमेंट। तो ये दूसरी कंडीशन है, राइट, कि मॉर्टगेज डीड में ही मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं वेयर, अब इसका जो हम सबसेक्शन सी है अगर हम उसे पढ़ें तो इट सेज वेयर अ पावर ऑफ सेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage deed and the mortgage property or any part thereof on the date of execution of mortgage deed situated within the towns of Calcutta, Madras, Bombay or in any other area notified in official gazette by state government, ठीक है। तो अब थर्ड क्या हो गया, अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो अगर जो प्रॉपर्टी है उस वो प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट, प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ इट, राइट, प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट, अगर वो कहां पे सिचुएटेड है, अगर वो सिचुएटेड है मद्रास में, बॉम्बे में, राइट, या उसके अलावा कैलकाटा में, ठीक है, या फिर और कोई भी जगह पे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इन गैजेट कि ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई होगा, राइट। तो यहां पे अगर प्रॉपर्टी का कोई पार्ट सिचुएटेड है तो जो दो पार्टीज हैं, पहले में क्या था हमने पढ़ा था कि एक पार्टी जो मॉर्टगेजी है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर अगर प्रॉपर्टी यहां पे कहीं इन जगहों पे सिचुएटेड है तो अगर इनमें से कोई पार्टी, अगर मतलब दोनों अगर प्राइवेट पार्टीज भी हैं तब भी ये लोग क्या कर सकते हैं, मॉर्टगेज डीड में ये मेंशन कर सकते हैं कि जो पावर होगी बेचने की प्रॉपर्टी को, दैट वुड बी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, राइट, कि मतलब जो मॉर्टगेजी है उसके पास विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट प्रॉपर्टी को बेचने की पावर होगी। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जब मॉर्टगेजी था तो इसको दी गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज को भी दी जा सकती है, पर कब, जब वो जो प्रॉपर्टी है वो इन जगहों पे सिचुएटेड हो। ये तीनों उस टाइम पे प्रेसिडेंसी टाउन्स कहलाते थे इंडिया में, राइट, ब्रिटिश टाइम्स में। देन सेकंड, अब ये क्या बोल रहा है, तो ये तीन सिनेरियोज हैं जहां पे जो मॉर्टगेजी है उसके पास डायरेक्टली पावर होगी बेचने की प्रॉपर्टी को विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, राइट। अब जब हम इसके क्लॉज 2 में आते हैं तो इट सेज नो सच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड unless and until notice in writing requiring payment of principal money has been served। अब हमने ये समझ लिया कि किन केसेस में ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। अब उस पावर को एक्सरसाइज करने का प्रोसीजर और उसका जो मैनरिज्म होगा वो क्या होगा, वो हमें क्लॉज 2 में बताया गया है, राइट। तो अब अगर हम इसमें देखें तो क्या बोल रहा है 2 कि नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। नोटिस इन राइटिंग कौन देगा, नोटिस इन राइटिंग रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी हैज बीन सर्व्ड ऑन वन और सेवरल मॉर्टगेजर्स एंड डिफॉल्ट हैज बीन मेड फॉर 3 months आफ्टर सच सर्विस, ठीक है। मतलब अगर ये मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी है तो मॉर्टगेजी जो है अगर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, ठीक है, तो इसको पहले इसको बोलना होगा कि भाई आप हमारा जो पैसा है आप वो वापस करो, ठीक है। मॉर्टगेज यही तो बोलेगा ना, मॉर्टगेज मनी हमें वापस करो। पर जब इसने नोटिस दिया, इसने बोला कि जब हमें वापस करो, इसने नोटिस दिया कि मैं बेच दूंगा अदरवाइज अगर आप वापस नहीं करोगे, तो नोटिस देने के 3 महीने बाद तक भी अगर मॉर्टगेजर ने इसको पैसा पे ऑफ नहीं किया
उस केस में ये प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। पर कितना नोटिस? 3 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग। कैसा? 3 मंथ्स इन एडवांस, राइट, 3 मंथ्स इन एडवांस। 3 मंथ्स का नोटिस देना जरूरी है कि उसने नोटिस दिया और उसके बाद 3 महीने तक भी वो पैसा अनपेड रहा, तब उस केस में सेक्शन 69 के अंदर जो पावर दी गई है वो इन्वोक कर सकता है मॉर्टगेजी। उसके बाद क्या है? सम इंटरेस्ट अंडर द मॉर्टगेज अमाउंटिंग एटलीस्ट टू 500 रुपीज इज इन अरियर एंड अनपेड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर बिकमिंग ड्यू। तो जो सबसेक्शन 2 है वो ये बोल रहा है कि ये पावर एक्सरसाइज की ही नहीं जाएगी जब तक ये 2 कंडीशंस फुलफिल ना हो। कौन सी? जब 3 मंथ्स का एडवांस नोटिस दिया गया हो। किस केस में? प्रिंसिपल मनी के केस में, राइट, कि जो 5 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे, जो मॉर्टगेजी बोलेगा तो वो आप हमें वापस करो, पर वो नोटिस देने के बाद भी 3 महीने तक इसने पे नहीं किया, तो ये इसकी प्रॉपर्टी उठा के बेच सकता है। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट का भी दिया हुआ है कि अगर जो इंटरेस्ट है वो मिनिमम अगर 500 रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है, मिनिमम 500 रुपीज का अगर इंटरेस्ट है, ठीक, तो 500 रुपीज का जो इंटरेस्ट होगा अगर ये अनपेड है, ठीक है, ठीक, तो क्यों? जब मॉर्टगेज होता है तो मॉर्टगेज में क्या रहता है? मॉर्टगेज मनी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था जब सेक्शन 58 पढ़ाया था, तो मॉर्टगेज मनी इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट, मॉर्टगेज मनी इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो मॉर्टगेजी है उसको केवल प्रिंसिपल थोड़ी मिलेगा, प्रिंसिपल तो उसने 5 लाख रुपए दिया था, इसमें इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो अगर वो प्रिंसिपल पे नहीं करता है तब भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है 3 महीने बाद, और अगर इंटरेस्ट पे नहीं करता और अगर वो इंटरेस्ट 500 रुपए से ज्यादा हो रहा है, तो इसने जब नोटिस दिया मॉर्टगेजी ने, उसके 3 मंथ्स तक इसने पे नहीं किया, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? ये वाली जो पावर है एक्सरसाइज की जा सकती है, राइट। तो ये तो नोटिस की रिक्वायरमेंट हुई। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम अगर क्लॉज 3 में आए तो 3 कहता है व्हेन अ सेल हैज बीन मेड इन प्रोफेस्ड एक्सरसाइज ऑफ सच अ पावर द टाइटल ऑफ द परचेजर शैल नॉट बी इम्पीचेबल ऑन द ग्राउंड that no case had arisen to authorize the sale or that notice was not given or that the power was otherwise improperly or irregularly exercised। तो बेसिकली ये जो सबसेक्शन 3 है इसका पर्पस जो है वो केवल इतना है कि जो परचेजर है इस केस में उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके राइट्स को क्वेश्चन ना किया जाए। कैसे? हम समझते हैं एक बार फिर से। जो सबसेक्शन 3 है वो ये बोल रहा है, मान लीजिए ए जो है वो मॉर्टगेजर है, बी मॉर्टगेजी है, ठीक है, ए ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं पे कर पाया, बी ने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी? सेल कर दी, ये प्रॉपर्टी सेल कर दी बेसिकली, किसको? सी को। तो सी क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो तो परचेजर हुआ, ठीक। अब इसने तो कंसिडरेशन देके प्रॉपर्टी खरीद ली, ये प्रॉपर्टी इसकी हो गई। तो जो सबसेक्शन 3 है वो ये बोल रहा है कि ए जो है वो इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि ये जो कंडीशंस थी यहां पे वो सेटिस्फाई नहीं हुई थी सेल करने के लिए अंडर सेक्शन 69, राइट। वो ये नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता? ए जो है सी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता और ये नहीं बोल सकता कि नोटिस नहीं दिया गया था, राइट, या कंडीशंस जो हैं वो 69 की वो फुलफिल नहीं हो रही थी। बात समझ आ रही है? तो इस केस में क्या है? इस केस में बेसिकली जो परचेजर है उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कैसे? इससे, ठीक है, क्योंकि इसने तो पैसा देके प्रॉपर्टी खरीद ली। अब लॉ इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि इसकी क्या गलती है? इसने तो पैसा देके प्रॉपर्टी खरीदी, अब फालतू में इसको लिटिगेशन में लॉ नहीं उलझाएगा, राइट, कि आप दोनों के बीच का मसला है, आप लोग देख लीजिए आपस में। जो थर्ड पार्टी है जिसने आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है, जो परचेजर है, उसको आप अननेसेसरी ट्रबल नहीं करोगे, राइट। तो अगर ये जो है, अगर इसको सूट फाइल करना भी है, ये बोलते हुए कि जो सेक्शन 69 है उसका प्रोविजन, मतलब उसका केस नहीं था ये, और इसने सेक्शन 69 इम्प्रॉपरली यूज करके प्रॉपर्टी जो है बेच दी, और ये अगर अग्रीव्ड है तो उस केस में क्या कर सकता है? ए जो है वो बी को सू कर सकता है, मॉर्टगेजी को सू कर सकता है। तो इस केस में इसको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी अब परचेजर के पास जा चुकी है, राइट। अगर ये चीजें फुलफिल नहीं भी हुई हैं और इसने इम्प्रॉपरली ऐसा इस्तेमाल करके इस प्रोविजन का प्रॉपर्टीज को बेच दी है, तो उस केस में इसके पास क्या रेमेडी रहेगी?
इसके पास रेमेडी रहेगी डैमेजेस लेने की। किससे? बी से। पर जो सी है, जो परचेजर है, उसके राइट्स को ये इंपेयर नहीं कर सकता। राइट। आई होप आपको सबसेक्शन 3 भी समझ आया होगा। ठीक है, मैंने इसको क्लॉज बाय क्लॉज आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो इसका फोर्थ क्लॉज है, हम इस फोर्थ क्लॉज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर जितनी क्लैरिटी के साथ अभी हमने सेक्शन 69 पढ़ा है वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में। राइट। और सेक्शन 69 जो है, हम इसका अगर हम फोर्थ सबसेक्शन देखते हैं तो फोर्थ सबसेक्शन में आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और जो उसका एसेंस है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। सबसेक्शन 4 जो है वो ये बोलता है, देखिए, द मनी रिसीव्ड बाय, कि जो ये पैसा जब ये प्रॉपर्टी बेच देगा, अब ये था बी था, सेल हुई प्रॉपर्टी की, किसने इसको, इसने प्रॉपर्टी सी को बेच दी तो इसको पैसा मिला होगा। इसने प्रॉपर्टी क्यों बेची है? क्योंकि भाई ये अपना मॉर्टगेज मनी वसूल करना चाहता है। राइट, यही तो पर्पज है, ये तो मॉर्टगेज ही है। ठीक, इसने 10 लाख रुपए दिए थे तो अपना 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट जो भी हुआ, सपोज 12 लाख हो गया। ठीक है, 12 लाख रुपीज इसको चाहिए इससे, तो इसने जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी वो इसने उठा के क्या की, बी ने सी को बेच दी, एंड सपोज बी को मिले 20 लाख रुपीज। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि जो 20 लाख रुपीज मिले हैं वो जो बी है वो उन पैसों को कैसे अप्लाई करेगा, यही सेक्शन 4 बोलना चाह रहा है। मैं आपको वर्बेटिंग में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। इसका जो क्रक्स है वो आपको विद एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वंस एंड फॉर ऑल। अभी इस केस में जो पैसा इसको 20 लाख मिला है वो क्या करेगा, कहां अप्लाई होगा? फर्स्ट, इन पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड बाय हिम एज इंसिडेंट टू द सेल और इन अटेम्प्टेड सेल। मतलब सबसे पहले ये जो 20 लाख रुपए मिले हैं इसको पहला जो अप्लाई किया जाएगा वो कैसे अप्लाई किया जाएगा? सेल जब इसने की तो सेल करने में कुछ खर्चा हुआ, मान लो, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो सेल करने में डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सारी चीजें करते हो, तो उसमें कुछ रुपए तो खर्च होंगे। तो पहले जो एक्सपेंसेस अराइज हुए किसमें? सेल में। तो वो मान लो 50,000 रुपए बी को खर्च करने पड़े सेल में। ठीक है, तो 50,000 रुपए ये वसूल करेगा कौन? बी। उसके अलावा क्या लेगा ये? सेकेंडली, इन डिस्चार्ज ऑफ मॉर्टगेज मनी एंड कॉस्ट एंड अदर मनी। अब मॉर्टगेज मनी कितना था? 12 लाख रुपए था। ठीक है, इसके बाद कोर्ट जो है मान लो इसको कॉस्ट भी अवॉर्ड कर रही है, तो वो तो मान लो 12 लाख रुपए दूसरा हम क्या मान लेते हैं, क्या वसूल करेगा ये? मॉर्टगेज मनी। ठीक है, उसके अलावा केस में अगर कोर्ट कोई इसको डैमेजेस देता है या कुछ देता है, वो सारी चीजें भी मॉर्टगेज मनी प्लस अदर मनी में आ जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी चीज ये वसूल करेगा। फिर उसके बाद थर्ड चीज क्या होगी? एंड रेसिड्यू ऑफ द मनी सो रिसीव शैल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको यहां पे इस एग्जांपल के थ्रू देखें तो एक्सपेंसेस ऑफ सेल कितने थे? 50,000, मॉर्टगेज मनी प्लस अदर मनी हम मान लेते हैं 12.5 लाख, तो टोटल कितना हुआ? 13 लाख रुपीज। तो ये जो 13 लाख रुपीज है ये किसको मिल जाएगा? 13 लाख रुपीज इस केस में जो बी है उसको मिल जाएगा। और रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। तो प्रॉपर्टी कितने की बिकी थी? प्रॉपर्टी तो 20 लाख की बिकी थी, तो 13 लाख किसको मिल गया? बी को मिल गया। तो रेसिड्यू कितना बचा? 7 लाख। तो अब ये जो 7 लाख है ये किसको मिल जाएगा? ये ए को मिल जाएगा जो मॉर्टगेजर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, एंड रेसिड्यू शैल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। राइट, तो यहां पे डायरेक्टली मॉर्टगेजर क्यों नहीं लिखा हुआ है? एंटाइटल्ड टू द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मॉर्टगेजर के अलावा रिसीवर भी हो सकता है उस प्रॉपर्टी का। राइट, कोर्ट, मान लीजिए कोई इंसान है जिसने मॉर्टगेज की और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोर्ट किसे अपॉइंट करता है? रिसीवर को अपॉइंट करता है अंडर ऑर्डर 40 सीपीसी। ठीक है, तो जब रिसीवर अपॉइंट हुआ तो इस केस में अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी रिसीवर के पास थी
तो जो 7 लाख रुपए किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास जाएगा। और अगर रिसीवर नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो मॉर्टगेजर के पास जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो फोर्थ सबसेक्शन है इसका, उसमें केवल इतना बताया गया है कि ये जो पैसा है, इस पैसे को कैसे अप्लाई किया जाएगा, राइट। एक और चीज है जो मैं पहले आपको मैंने नहीं बताई ताकि क्लैरिटी बनी रहे, मैं लास्ट में बताता हूं। देखिए जो सबसेक्शन 4 है उसकी कुछ लाइंस प्रायर एनकम्बरेंसेस के बारे में बात कर रही हैं, राइट। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। वैसे भी जो पूरा सबरोगेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, बट फॉर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें तो क्या हैं। जब मान लीजिए प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टगेज नहीं था, आप सबको समझना होगा कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है। मैंने जब आपको मार्शलिंग पढ़ाया था तब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि कोई भी प्रॉपर्टी एक से ज्यादा बार मॉर्टगेज की जा सकती है। तो मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है किसको मॉर्टगेज थी? बी को। फिर ये प्रॉपर्टी किसको? सी को मॉर्टगेज की गई, फिर डी को मॉर्टगेज की गई। अब मान लीजिए इस केस में जो डी है वो प्रॉपर्टी सेल करता है, राइट। डी क्या करता है? सेल जो है, यहां पे जो प्रॉपर्टी बिक रही है वो डी सेल कर रहा है, राइट। पर जो राइट है, पहले मॉर्टगेज मनी वसूल करने का राइट किसके पास होगा? सी और बी के पास होगा, राइट। हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर पहले प्रायर मॉर्टगेजी जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी व्हेन इट कम्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट्स, राइट। तो सबसे पहले किसका मॉर्टगेज डेट वसूल किया जाएगा? बी का। फिर बचेगा तो सी का, और उसके बाद डी का। ये चीज मैंने आपको मार्शलिंग जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताई थी। तो अब इस केस में मान लीजिए 20 लाख रुपए इसको मिले, ठीक है। हम पुराने पिछले एग्जांपल को ही लेते हैं। यहां पे बी की जगह हम मान लेते हैं डी है, और डी को 20 लाख रुपए मिले। तो सबसे पहले क्या होगा, राइट। ये सिचुएशन कब है? जब इस प्रॉपर्टी पे कोई प्रायर मॉर्टगेज या कोई प्रायर एनकम्बरेंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई मॉर्टगेज नहीं है। उस केस की बात हम यहां पे कर रहे थे। पर मान लो इस केवल एक ही मॉर्टगेज है, हम तब ये पढ़ रहे थे। पर अगर उससे पहले भी उस प्रॉपर्टी को 2 बार मॉर्टगेज किया जा चुका है, तब क्या होगा? तो मान लीजिए 20 लाख रुपए जो है इधर, जो इसको मिले, किसको? डी को। तो पहले किस में लगाए जाएंगे? सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रायर एनकम्बरेंसेस, राइट। मतलब मान लीजिए जो बी है उसके पास 2 लाख रुपए उसको दिए जाने हैं, जो सी है उसको 3 लाख रुपए दिए जाने हैं। तो क्या होगा? 5 लाख रुपए तो पहले ही 20 लाख में चले गए, कितने बचे? 15 लाख रुपए, ठीक है। उन दोनों को वो पैसे दे दिए गए। अब 15 लाख रुपीज में क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑफ सेल ये इंसान वसूल करेगा, और जो इसका मॉर्टगेज मनी और अदर मनी है वो वसूल करेगा। तो कितना हुआ? 13 लाख। तो इस केस में कितना बचा? केवल 2 लाख रुपए बचे, किसको देने के लिए? जो रिसीवर या मॉर्टगेजर है, राइट। तो अगर अब आपको याद रखना है तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सबसे पहले जो प्रायर मॉर्टगेज है उसको, फिर उसके बाद क्या वसूल किया जाएगा, क्या रिकवर किया जाएगा उस जो मॉर्टगेजी ने सेल किया उससे? एक्सपेंसेस ऑफ सेल, फिर मॉर्टगेज मनी प्लस अदर मनी या कॉस्ट वगैरह जो है उस केस में। और उसके बाद क्या लास्ट में क्या होगा? जो पैसा बचेगा वो पैसा किसको जाएगा? वो पैसा मॉर्टगेजर को या रिसीवर को जाएगा, राइट। तो आई होप आपको सेक्शन 69, अभी ये 5th क्लॉज है, नथिंग इन दिस सेक्शन और इन सेक्शन 69 है अप्लाइज टू पावर्स कन्फर्ड बिफोर द 1st day of जुलाई 1882। मतलब इससे पहले जो कुछ भी था उसको ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करता है, राइट। तो सेक्शन 69 आई होप आपको मैंने बहुत क्लियरली समझाया होगा। सेक्शन 69 एक ऐसा प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है एग्जाम्स में, पर मध्य प्रदेश में इसको एक बार पूछा गया है और ज्यादातर लोग चकरा जाते हैं क्योंकि सब यही पढ़ते हैं कि जो सेल है, सेल केवल कोर्ट के थ्रू हो सकती है। पर जब वहां पे क्वेश्चन आ जाता है और ये लिखा होता है कि डायरेक्ट सेल भी कर सकती है पार्टी, तो फिर समझ नहीं आता है कि अब इसका आंसर क्या करें और डायरेक्ट सेल कैसे हो सकती है। तो ऐसा लगता है क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, राइट। पर ऐसा क्वेश्चन गलत प्रिंट नहीं होता है, वो सेक्शन 69 ऑफ टीपे में होता है। अगर आपने ये लेक्चर प्रॉपरली देखा है तो आपको इस आंसर को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आप कंप्लीटली आंसर को अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमेशा की तरह मेरे इंस्टा पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप सबसे इंटरैक्ट करके। टेक केयर।